चैनल ग्रेजुएट हब में मार्च यूजीसी नेट जेआरएफ पे डिस्कशन करेंगे। और जो आज का टॉपिक है वो पेपर वन से रिलेटेड है, यानी पेपर वन जो कॉमन पेपर है, जो सारे सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपको यहाँ यूनिट 4 में मिलने वाले हैं, और ये सारे 5 क्वेश्चन जो होंगे ये हम आपको यहाँ से सॉल्व करने में मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक रहेगा ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप कंफर्टेबली ये क्लास देख सकते हैं, आसानी से आपको विजिबल रहेगा। और मैं ऐसे टर्म्स भी यूज करूंगा जिनसे दोनों ही मिसलेनियस किया जा सकता है। और इसके बाद में हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक सेशन रहेगा हमारा मास्टर वीडियो का। ये मास्टर क्लास रहेगी जो आपको कंप्लीटली कम्युनिकेशन के टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, क्या आपका हायर एजुकेशन के इस एग्जाम में क्या इसका रोल है, वो सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन से, यानी कम्युनिकेशन है क्या, जिस हम संप्रेषण की बात कर रहे हैं एक्चुअल वो है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू पर्सन और ग्रुप टू अनदर। मतलब क्या है कि संचार जो है वो एक इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन का मतलब हम यहाँ सूचना से रखेंगे, है ना। कोई भी जानकारी जो है जब किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में जब उसको साझा किया जाएगा, या संचार केवल एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर सूचना को स्थानांतरित करने का कार्य है। यानी ये क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक समूह से दूसरे समूह तक। ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। जनरली हम इसे इस तरीके से देखेंगे। Every communication involves at least one sender, one message, recipients. This may sound simple, but communication is actually a very complex subject. मतलब क्या है, यहाँ एक ही यहाँ पे क्या होगा, एक मैसेज होगा हमारे पास। एक पहले क्या होगा, सबसे प्राइमरी एक हमें जो इंफॉर्मेशन है वो भेजने वाला चाहिए, कोई एक मैसेज चाहिए जो हमें भेजना है, और एक रिसीवर चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, माध्यम की बात बाद में करेंगे। 3 बेसिक चीजें हमें यहाँ चाहिए। एक तो हमें यहाँ सेंडर चाहिए, मैं अभी डायग्राम से भी उसको समझा दूंगा। एक सेंडर चाहिए, एक मैसेज, और एक हमें उसको प्रयोग करने वाला प्रयोक्ता या रिसीवर जो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये देखने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की ये बहुत ही जटिल है। बहुत सारे जो तत्व हैं इसमें भागीदार रहते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कुछ और टर्म्स। Sender encodes the message usually in a mixture of words and non-verbal communication. क्या करता है, प्रेषक जो होता है, सेंडर जो होता है, वो आमतौर पर शब्दों और गैर मौखिक संचार के मिश्रण में संकेत को एनकोड करता है। जरूरी नहीं है आप बोल करके ही किसी को अपना मैसेज दे रहे हैं, है ना। यानी हम अगर अपनी आंखों के इशारे कर देते हैं, किसी तक पहुंचा देते हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, प्रोसेस है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल है। या कहीं पे अगर कोई मार्क है, जैसे हम अगर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास में है ना, ये रेलवे क्रॉसिंग है, रोड पे हमें थोड़ी दूर पहले एक मार्क बना हुआ होता है, एक सिंबल होता है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है ना। तो वो क्या होगा, ये जो मैसेज होता है, इनकोड्स द मैसेज यूजुअली इन अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इट इज ट्रांसमिटेड इन सम वे, फॉर एग्जांपल स्पीच और राइटिंग, एंड रिसिपिएंट्स डिकोड्स इट। ये क्या होता है, ये आगे हम इसको समझाएंगे। ये हमारे पास एक चित्र है, इसके माध्यम से ये सेंडर क्या करता है, ये जो सेंडर है हमारे पास, जो प्रेषक है ना, ये प्रेषक क्या करेगा, उस मैसेज को, ये मैसेज इसके पास में है, ये इसको सेंड करेगा। सबसे पहले ये इनकोड होता है। व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना, व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में आपको देखता एक टर्म लिखा होता है इनक्रिप्शन, है ना, इनक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन जो आप भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। इनक्रिप्टेड का मतलब है उसको संकेतों में बदल दिया जाता है। जो भी आप भेजते हैं वो संकेतों में बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको इसको इनकोड किया जाता है कि जो आप भेज रहे हैं वो आपको पता है, जहां पहुंचेगा उसको पता चलेगा। और इसके बीच में एक चैनल काम करता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, एक सेंडर ने क्या किया, एक मैसेज टाइप किया, भेजने से पहले वो इनकोड होता है। इनकोड होने के बाद वो एक चैनल में जाता है।
चैनल के बाद में रिसीवर से तक पहुंचने से पहले, जो रिसीवर है उस तक पहुंचने से पहले ये डिकोडिंग प्रक्रिया होती है। इनकोड जो प्रोसेस है इसको हम इनकोडिंग कहेंगे और इसको हम डिकोडिंग कहेंगे, या हम इनक्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड दोनों फॉर्मेट कह सकते हैं। रिसीवर तक पहुंच जाता है, रिसीवर के पास जो होता है वो फिर से एक बार फीडबैक आता है, फीडबैक के बाद इनकोड होता है, इनकोड के बाद में फिर वो डिकोड होता है, और इसमें बहुत सारे बैरियर्स काम करते हैं। तो ये जो पूरा हम कम्युनिकेशन का जो ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम आपको बैरियर्स भी बताएंगे कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, सेंडर, रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, ये कौन कौन सी प्रोसेस हैं, हम इन पे अभी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इन पे सारी अच्छे तरीके से हम एक एक टर्म्स को लेंगे। तो ये सारी प्रोसेस हुई, क्या हुआ, एक मैसेज यहाँ पे है, एक सेंडर है, वो क्या करता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, भेजता है, ये चैनल में पहुंचता है, चैनल से पहले ये इनकोड होता है ना, यही प्रोसेस हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकोड होने के बाद ये डीकोड होता है, डीकोड होने के बाद में रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर इसका क्या करता है, फीडबैक देता है ना, फीडबैक देगा, है ना, प्रतिपुष्टि करेगा, और उसके बाद फिर से ये इनकोड और डिकोड होकर के फिर से ये सेंटर तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये हमारी कम्युनिकेशन की है, जो देखने में सिर्फ ऐसा होता है, हम बोलते हैं सामने वाले तक पहुंच जाता है, हम टाइप करते हैं उधर हमें रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन इसके बीच में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। All 7 elements of communication has a great role to play in the entire process, as there can be some information between the intended message and the received one। यानी जो संचार के सभी 7 तत्व हैं, जैसे मैंने आपको सेंडर, इनकोडर, डिकोडर ये सारे बताए, कंप्लीटली 7 तत्व हैं जिनकी बहुत भूमिका होती है कि संदेश जो है, जो आपका जो मैसेज है वो इजीली पहुंच जाए और सिक्योरली, इजीली और सिक्योरली यानी आसानी से और सुरक्षित तरीके से वो आपका मैसेज ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन में स्किल्स होना या कौशल होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या है, वो कहते हैं ना, अच्छा श्रोता, सॉरी अच्छा वक्ता ही सबसे पहले अच्छा श्रोता होना चाहिए, यानी कम्युनिकेटर को सबसे पहले बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसमें सुनने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक मेन फैक्ट हो जाता है, लिसनिंग, है ना, लिसनिंग उसको अच्छे से आनी चाहिए। कंसाइजनेस यानी संक्षिप्तता, मैसेज को आप एक ही बात को अगर प्रभावी ढंग से बताना चाहते हैं, इफेक्टिवली अगर बताना चाहते हैं, तो इफेक्टिवली बताने के लिए मैसेज को जितना संक्षिप्त बताएंगे, कम से कम उसमें यूज करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में कंसाइजनेस होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ आप जो बोल रहे हैं, है ना, वही आपका नहीं काम करेगा, आपके हाव भाव, है ना, आपका जो आई कांटेक्ट है ना, जो हाव भाव है, आई कांटेक्ट है, ये सारे टर्म्स क्या करेंगे, इसमें बेनिफिशियल रहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में या आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करने में। एज ए इंटरव्यूअर आप देख लें कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है ना। जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो आपके पैनल में बैठते हैं, वो क्या करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, क्योंकि आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं वो, लेकिन उनमें भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास भरा होना चाहिए, तो आप बेहतर से वो उपलब्ध करा सकते हैं। खुले विचारों वाला, यानी प्रत्येक चीज को सोचने समझने की जो क्षमता है आपकी, है ना, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो आपके उसमें खुलापन होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये आपका ओपन माइंडनेस होना जरूरी है। रिस्पेक्ट करनी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना, ये तो मोरालिटी में, ये तो नैतिकता में आता ही है। और सही माध्यम का उपयोग करना, हर बार हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन में, मीडियम सेलेक्ट करने के में त्रुटियां करते हैं। जो मीडियम है हमारा वो सेलेक्ट करना इसमें भी महत्वपूर्ण। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हो गए कम्युनिकेशन स्किल्स के, जिससे आप बेटर से बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो आप हायर लेवल में बात कर रहे हो, लोअर लेवल में बात कर रहे हो, क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हो, ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ्रेंड्स के सर्कल के साथ में डिस्कशन कर रहे हो। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल सारे टाइप्स के कम्युनिकेशन यहाँ से आपके फाइनली हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताएं क्या है। जीवन जो है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, कम्युनिकेशन, है ना।
जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सबसे महत्वपूर्ण, है ना। यानी अगर कम्युनिकेशन आपको एक महीने के लिए कहीं बंद कर दिया जाए, आपको बोलने से बिल्कुल मना कर दिया जाए, इट कैन बी पॉसिबल टू लिव, क्या ये संभव है कि आपका जीवन बना रहेगा? यानी अगर आप 1 घंटे किसी से बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, तो 4 लोग पूछने वाले हो जाते हैं कि क्या भैया क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे क्यों, क्या हो गया, इतना खोए खोए। तो कम्युनिकेशन क्या है? अनअवॉइडेबल सिस्टम है, यानी अपरिहार्य है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। करना चाहें फिर भी हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और अगर नहीं चाहते हैं, हाँ, दूसरा दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? इट इज अ टू वे प्रोसेस। इंटरनल कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही यहाँ। कम्युनिकेशन इंटरनली भी बात करेंगे ना, तो आप और आपका अंतर में दो चीजें हो जाएंगी। तो टू वे प्रोसेस है, दो तरफा। सिर्फ और सिर्फ एक ही से कम्युनिकेशन आपका नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। यानी एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और बीच में मैसेज होगा, चैनल होंगे, बहुत सारे काम होंगे, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर का होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज अ सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल ये सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में जो लोग जुड़े हुए हैं, इवन, है ना, तो वो सारे क्या है, सामाजिक तत्व है। तो कम्युनिकेशन सोशलिज्म को मेंटेन करता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली है ना। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज यूनिवर्सल, बिल्कुल यह सार्वभौमिक भी है। और नेक्स्ट क्या है, इट मे बी इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी आप अगर टीचर से बात कर रहे हैं तो फॉर्मली बात करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं तो आप अनौपचारिक ढंग से भी या इनफॉर्मल टाइप से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित ही आता है। इसमें देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। अगर हम संगठनात्मक तरीके के ढांचे की बात करेंगे, किसी भी संस्था की बात करेंगे, देन हमें दो टाइप्स मिलेंगे, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, नॉन फॉर्मल भी इसी में आ जाता है। नॉन फॉर्मल मतलब निरौपचारिक जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। सॉरी सॉरी, निरौपचारिक नहीं, यहाँ दो ही होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। या तो आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं या तो आप इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड देखेंगे, अपवर्ड देखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, डायगोनल देखेंगे, है ना? और अगर मोड ऑफ एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो नॉन वर्बल और वर्बल। वर्बल में हमारे पास ओरल और रिटन आता है, नॉन वर्बल में गैर शाब्दिक। अब चलिए एक बार हम सारी चीजों को देख लेते हैं। फॉर्मल में क्या होगा, अगर आप किसी भी ऑफिस में बात कर रहे हैं, है ना, ऑफिस में आप सीनियर से बात कर रहे हैं, है ना, स्कूल में आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, है ना, अगर आप घर में आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं, है ना, तो हमें ये नहीं ध्यान देना है कि कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कौन से नहीं। तो वो एक अपनी सिमिलर, जो जैसे आप हैं उस तरीके के अगर लोग हैं, उस तरीके का अगर ग्रुप है, तो हम इनफॉर्मली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की भाषा, किसी भी तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्शनल देखते हैं, जो डाउनवर्ड है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, है ना। नीचे की ओर का मतलब है एक यहाँ पे हायरार्की में एक मेन लीडर है, और लीडर क्या है, अपने से निम्न स्तर के लोगों से बात कर रहा है, यानी प्रिंसिपल जो है स्टूडेंट से बात कर रहा है। अपवर्ड में क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, ये सब किससे बात कर रहे हैं, एक सीनियर से बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके, जब ये डायरेक्शन होगा तो अपवर्ड होगा, ये डायरेक्शन होगा तो डाउनवर्ड होगा। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन भी हो जाता है, क्षैतिज और विकर्ण। अब हम देखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ एक्सपीरियंस जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जितने भी हाव भाव है, यानी आई एक्सप्रेशन, है ना, जो फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज से है ना, इशारे करना है, वो क्या हो जाएगा, नॉन नॉन वर्बल हो जाएगा, यानी गैर मौखिक संचार हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम डिस्कशन करेंगे, देन वर्बल में क्या होता है, एक हमारे पास लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को समझने वाला भी होता है, वो सेम लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो कि वो समझ सकता है। इसमें दो टाइप के हमारे पास फॉर्मेट हैं। फर्स्ट ऑफ देम ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकंड ऑफ देम रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा, जहां पे हम बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं ओरली, मौखिक रूप से। एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या है, ये रिटन कम्युनिकेशन हमारा जिसमें हम लिखित में, पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इस तरीके से
बात करते हैं। तो ये जो इसमें जब हम डीप डिस्कशन करेंगे तो रिटर्न क्या है, ये प्रमाणिक होता है, ओरल उतना प्रमाणिक नहीं होता है ना। तो ये सारे तथ्य यहाँ से हो जाएंगे। कम्युनिकेशन में हम औपचारिक संचार की बात करेंगे तो जो इसका फ्लो है, इंफॉर्मेशन फॉर्मली स्टेबलाइज्ड, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में बी ओरल एंड रिटन। फॉर्मल जो होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है ना। ये मोस्टली क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय मैनेजर। इसमें कंट्रोल जो होता है आपके सीनियर्स के पास में होगा। ये हायरार्किकल नेचर का होता है ना। जनरली लिंक्ड विद फॉर्मल स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ पर्सन, है ना। ये क्या होता है, जनरली फॉर्मल स्टेटस से लिंक करता है और ये तीनों ही फॉर्मेट में हो सकता है, या अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है और हॉरिजेंटल हो सकता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशन। जो पर्सनल रिलेशन आपसे व्यक्तिगत संबंध है उनके उनमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इसमें क्या होगा, नॉन फॉर्मल डज नॉट फॉलो द फॉर्मल चैनल्स। ये जो है फॉर्मल चैनल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या है, इट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन द चार्ट एंड नॉट रेगुलेटेड बाय फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे कोई भी फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीजर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। आप कैसी भी आवाज में किसी तरीके से बात कर सकते हैं, तो ये अनौपचारिक संचार हो जाता है। नेक्स्ट वन, डाउनवर्ड की हम बात कर रहे थे। डाउनवर्ड में एक एरो लगा दीजिए जो नीचे की तरफ चलता है। कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर मैंने आपको बताया कि एक मैनेजर जो है, जो बैंक के कर्मचारी हैं, उनसे जब डिस्कशन करेगा, उनसे जब कम्युनिकेशन करेगा, तो वहां पे वो एक एज ए लीडर काम करेगा। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है, आदेश देना होता है, निर्देश देने होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी फंक्शन होने वाला है उसकी डिटेल दी जाती है। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो सुपीरियर के हाथ में रहती है। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज इसकी बात करेंगे, अपवर्ड की बात कर लेते हैं। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो उसका फ्लो निम्न स्तर के कर्मचारियों से उच्च स्तर के कर्मचारियों की ओर रहता है ना। इसमें क्या होगा, when messages are transmitted from bottom to top of organizational hierarchy, है ना, इट इज नोन अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो ये है, जब आपका फीडबैक लेना होता है किसी भी कंपनी को, जब अपने लोअर कर्मचारियों से फीडबैक लेना होता है तो सीनियर क्या करता है, वहां जो भी टर्म्स में बैठे हुए जो निम्न स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, है ना, उनसे वो सुझाव लेता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है ना, रिपोर्ट्स लेता है, जो शिकायतें हैं वो लेता है। तो वो सारे टर्म्स जो हैं जब उस तक पहुंचते हैं तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं ना, जब यहाँ पे जब पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा हो, यानी जो दोनों भी व्यक्ति हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ समान स्तर का स्तर रखते हैं। यानी किसी कर्मचारी के दो मीटिंग्स में हो रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आपस में बात करें तो एक तरीके का है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करें तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। एक स्तर रखने वाले जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो क्या हो जाता है, एक क्षैतिज संचार हो जाता है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं विकर्ण संचार। इसमें क्या होता है, ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है, इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्संस एट द डिफरेंट लेवल अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंटल लाइंस। यानी मैनेजर कर्मचारी से बात कर रहा है ना, जो मतलब कम्युनिकेशन है वो भिन्न भिन्न स्तर, जैसे कोई भी एक सीनियर है ना, एक क्या है यहाँ पे पियोन है ना, यहाँ पे एक क्लर्क है और यहाँ पे एक नॉर्मल एक कर्मचारी है। तो ये जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन, है ना। इसमें देखते हैं इस प्रकार का जो संचार है वो उपयोग संगठन के विभिन्न स्तरों पर जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है, ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समझ और समन्वय में सुधार किया जा सके। जब भी कंपनी को या कोई भी जो ग्रुप है या संगठन है उसको कुछ सुधार करने होते हैं तो क्या करता है, वो डायगोनल कम्युनिकेशन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और पोस्चर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
जहाँ पे एक्सप्रेशन की बात होगी, जेस्चर्स की बात होगी, पोस्चर की बात होगी, इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक बिहारी लाल का दोहा है ना, जब कम्युनिकेशन की बात करेंगे और नॉन वर्बल की बात करेंगे, देन वो अप्रोप्रिएट है, एकदम एकदम प्रमाणिक है कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जा। दो नायक नायिका आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें कैसे बातचीत कर रहे हैं? कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जा, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, वो लज्जा रहे हैं, तो वो तरीके का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? भरे भोल में करत हैं नैनन ही सो बात। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग आपस में अपने इशारे करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास इसमें क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज होती है, प्रॉक्सिमिटी होती है ना, पैरा लैंग्वेज होती है जिसमें वॉइस, वॉल्यूम, पॉज, है ना, पिच, प्रॉपर, स्ट्रेस, इस तरीके की सारी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये तो एक ओरल होता है, ये रिटन फॉर्मेट। ओरली क्या करते हैं हम? डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कशन किसी भी तरीके का डिस्कशन हम इसमें कर सकते हैं। और रिटर्न में फॉर्मेट में हम क्या है, ईमेल का प्रयोग करें, है ना, ईमेल का प्रयोग करें, पत्र का प्रयोग करें, पत्रों का हम यहाँ पे जो है उससे भी इसको हम भेज सकते हैं। तो ईमेल, पत्र या कोई रिटर्न मैसेज जो है, इसको इस तरीके से हम संवाद कर सकते हैं, जिसमें हम एक भाषा एक और शब्दों का क्रम अच्छा सा प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ये मौखिक संचार है। मौखिक संचार जब आपस में बातचीत करने के लिए समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, है ना, बैठक, मीटिंग्स। रिटन कम्युनिकेशन की बात करेंगे जब हम कोई बुक भेजें, कोई रेफरेंस भेजें, है ना, कोई अपना ओपिनियन देने के लिए रिटर्न में लेटर टाइप करके भेजें, कोई रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो वो फॉर्मेट क्या हो जाएगा? रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो सी है, उस सी को हमने 7 पैटर्न में बांटा, उन सब पे चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर वाली हमें यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन हमारा करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी अधूरी बात पे छोड़ दे। यानी कम्युनिकेशन कैसा हो? पूर्ण हो, कंप्लीट हो, कंप्लीट होना चाहिए, है ना। इसके बाद में कंसाइज, संक्षिप्त फॉर्मेट में होना चाहिए। कंसीडर करना चाहिए आपके जो हाव भाव है, आपकी जो मानसिकता है, उसको कंसीडर करने वाला होना चाहिए, और कॉर्टियस होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मेट जो है 7 सीज हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, देन हमारे पास रिसर्चर की बात, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, आप एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे इस टॉपिक का रोल क्या है? आप माइंडसेट बना के चलिए कि आपको हायर एजुकेशन में एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए स्टूडेंट, स्कॉलर, है ना, आपको रहना है। तो आपका जो एनवायरमेंट, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है, वो आपको वही पता होना चाहिए। जब वो माइंडसेट रहेगा तो हम अच्छे से आपको ये टॉपिक समझा सकते हैं। Researchers have observed then and that when communication takes place, the source and the receiver may send messages at the same time, often overlapping। जब एक ही समय में क्या होता है, शोधकर्ताओं ने देखा जब संचार होता है तो स्रोत और रिसीवर एक ही समय में संदेश भेज सकते हैं, अक्सर अतिव्यापी, बहुत ज्यादा, है ना। आप वक्ता के रूप में अक्सर श्रोता और रिसीवर दोनों की भूमिकाएं निभाते हैं। आप संचार और दर्शकों के लिए अपने संदेशों को स्वागत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब जब बहुत सारे मैसेजेस एक साथ में सेंड रिसीव हो रहे हैं, तो ओवरलैपिंग की प्रोसेस हो जाती है ना, वो क्या होता है, वो अपने आप में डेंस हो जाता है। जब ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो उस समय क्या करना है आपको, जो भेजा गया मैसेज है उसको एक्सेप्ट करने पे ज्यादा ध्यान देना है। उसकी वैल्यूज यानी रीड करने की जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। मैसेज को रिसीव आपने कर लिया, आपको रीड करना है ना, आपको उस मैसेज को समझना है ठीक से। जब ये काम कर लेंगे तो आप उसको रिप्लाई ठीक से कर पाएंगे, है ना। द ऑडियंस विल रिस्पॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, विल गिव यू इंपॉर्टेंट क्लूज। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ फीडबैक दे पा रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दे सकते हैं। While there are many models of communication, here we will focus on two that offer
पर्सपेक्टिव्स एंड लेसन्स बिजनेस कम्युनिकेटिंग, है ना। यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे दो इसमें इंटरफेस में चैनल्स में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैसेज फीडबैक का प्रोसेस है, सोर्स आपने देखा कहाँ से भेजा गया है, रिसीवर का सोर्स देखा, है ना। फिर ये जो रिसीवर है वो सोर्स बन जाता है मैसेज भेजने में, और वो भी मैसेज को भेजता है चैनल्स के थ्रू। यहाँ पे जो सोर्स था यानी सेंडर था वो अब रिसीवर का काम करेगा। ये कंटेक्स्ट है, ये एनवायरनमेंट है और ये इंटरफेस है। ये तीनों ही चीजें यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, और इसको आप नहीं आता है तभी बिहेवियरल नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा, व्यवहारिक ज्ञान आपको मिलेगा। हम देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जस्ट डिलीवरिंग अ मैसेज इज नॉट इनफ, सिर्फ मैसेज दे देना ही काफी नहीं होता। मस्ट मीट द पर्पज ऑफ सेंडर, प्रेषक का उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होता तब तक उस मैसेज का उतनी वैल्यूज नहीं होती। कीपिंग दिस इन माइंड, लेट अस डिस्कस द एलिमेंट विच मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो हमें उन शब्दों पे, उन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। मैंने 7 C's की बात कर दी थी, वही यहाँ पे भी है। क्लियर मैसेज होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, कंसीडर ऑफ द रेसिपिएंट्स यानी उसके उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, और सेंडर की कर्टेसी को ध्यान में रखने वाला होना चाहिए। तो ये सारे तथ्य कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, है ना। ये सारे तथ्य आप अच्छे से समझ सकते हैं। बैरियर्स कम्युनिकेशन के वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम जो डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। देयर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स which sometimes hinder the process of communication, making it less useful for sender as well as receiver। जब कोई बैरियर हमारा कम्युनिकेशन में बाधा डालता है ना, तो वो प्रेषक, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है, कम उपयोगी हो सकता है ना। इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। वो बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। हम 6 प्रकार के बैरियर्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्या है? लिंग्विस्टिक बैरियर, यानी अगर आप जिससे बात कर रहे हैं, सेंडर क्या है? सेंडर इंग्लिश जानता है ना, और जो रिसीवर है वो पंजाबी, ठीक है, उसे पंजाबी, यानी दोनों में लैंग्वेज का इशू है। इसको पंजाबी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, तो एक मिड टर्म का यूज करते हैं जिससे सेंडर अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाने में सक्सेस हो जाए। अगर सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है और रिसीवर उसको समझ ही नहीं पा रहा है, यानी सेंडर क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसे समझने में कैपेबल नहीं है, देन इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन, फिर ये संचार ही नहीं हुआ। अगर दोनों में मैसेज को समझा नहीं जा सकता तब ये संचार की कोटि में रखा ही नहीं जाएगा। इसलिए दोनों के बीच में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि सेंडर रिसीवर का मैसेज समझ सके और रिसीवर उसका इफेक्टिवली फीडबैक दे सके। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या है। हम एक ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं, द्विभाषिया का यूज कर सकते हैं, है ना। अलग अलग जो कंट्री है उनके जो लोग हैं आपस में डिस्कस करने के लिए इस तरीके का मेथड देखते हैं। फिर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर, है ना। मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी कुछ होती हैं, है ना, उनको भी ध्यान रखना होता है। इंटरपर्सनल बैरियर, पारस्परिक बाधाएं आपस में, है ना, वो भी हो जाती हैं। कल्चरल बैरियर्स, यानी जो अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म के लोग हैं आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनमें कल्चरल यानी सांस्कृतिक बाधाएं आ सकती हैं। फिजिकल, जो माध्यम उनके बीच में प्रयोग किया जा रहा है वो बाधा उत्पन्न कर सकता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो बैरियर है वो भी उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, एक आपका बिहेवियर और एटीट्यूड। अगर बिहेवियर और एटीट्यूड आपका जो कम्युनिकेशन है उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जो रवैया है आपका वो आपका बेहतर नहीं है, तो कम्युनिकेशन जरूर आपका बायस्ड हो जाएगा, वो ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना।
संवेदी सीमाएं यानी सेंसरी लिमिटेशंस भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कोई क्लोजर कम्युनिकेशन को एक समय देना चाहिए, है ना। उस समय में अगर आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन को कम से कम समय में यानी खत्म करना चाहते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, जब आपका कम्युनिकेशन आप कम समय में कब खत्म करेंगे, जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। जब आपका कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा तब आप ये काम करेंगे। तो क्लिक करने की जब भी दिक्कत होगी तो कम्युनिकेशन बाधित होगा। इमोशंस कम्युनिकेशन जो है वो पूरी बॉडी उसमें काम करती है, सिर्फ आप बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ आवाज का ही काम है, पूरे पूरे शरीर का काम होता है, हाव भाव का काम होता है, मेंटेलिटी का काम होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत डीप डिस्कशन करने का मैटर है ना। लिमिटेड सेलेक्टिविटी, सीमित चयनात्मकता, यानी आपने एक लिमिट बना रखी है कि हम इतने लोगों से ही बात करेंगे, देन कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो बाधित होगी। संचार के लिए पारस्परिक बाधाएं, इसमें हम बात करेंगे डिफरिंग वैल्यूज, जजमेंट्स, भिन्न मूल्य निर्णय, अलग अलग मूल्य बना रखे हैं, लैक ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आपकी अगर आपसी विश्वास की कमी है तब भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो बाधित होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, अगर आपको किसी प्रकार की आलोचना है कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम आपको स्टेज पे भेज दिया जाता है और आपको कुछ बोलना है तो पैर कांपते हैं, उस तरीके की चीजें, है ना। या आप जो बोलेंगे उसमें डर होता है पता नहीं किसी को समझ में आएगा, तो ऐसी आलोचना का डर भी आपका कम्युनिकेशन कर सकता है। ये तो बैरियर्स थे। अब हम बैरियर्स को कैसे ओवरकम करते हैं, है ना, या उनमें हम कैसे ठीक से हम उनको बेहतर कर सकते हैं कम्युनिकेशन की स्किल्स को, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की बाधाएं जो हैं कैसे दूर की जाए। कंसेंट वर्क इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम बैरियर्स विच consciously sneak up in the process of communication। मतलब क्या है कि संचार की प्रक्रिया में अनजाने में चुपके से आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता। संचार प्रक्रिया में पर्याप्त प्रयास किए जाने पर बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। फोस्टरिंग गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिश्तों को अगर आप बढ़ावा देंगे, है ना, गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध बनाएंगे, व्यवहारिक रूप से अगर आप सक्षम हैं तो आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर्पसफुल एंड वेल फोकस्ड कम्युनिकेशन, अगर आपका ध्यान कम्युनिकेशन पे है, फोकस्ड है ना, और उद्देश्यपूर्ण है, यानी आपका जो माइंडसेट है वो आपका उद्देश्य, आपका एम पूरा करने वाला है, देन आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, है ना, अगर आप अच्छे से अपने उच्च स्तर के कर्मचारियों से, है ना, और निम्न स्तर के कर्मचारियों से अगर आप बेहतर तरीके से समन्वय कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, देन आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकेंगे। अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है ना, उससे आप प्रयोग करें लेकिन कोशिश करें बचें। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, है ना, यानी जो आप बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं और कैसे बोलना है। फीडबैक, प्रतिपुष्टि भी इसमें एक बेहतर रोल प्ले करते हैं। ये सारे तरीके हैं जिससे हम अच्छे से कर सकते हैं। मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, मैंने कहा कि एक्यूरेसी और क्लैरिटी दोनों जरूरी है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी, जो आप जहां हैं उस फिलॉसफी को वो प्रॉपरली फॉलो करनी चाहिए, है ना। इसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, जो आपका संगठन है वहां की पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। राइट फीडबैक होना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। कॉजेज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, जो गलत संचार है उसके कारण क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंस इन स्टेटस हो सकता है, लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बताया, इनकरेक्ट चॉइस ऑफ मीडियम, क्लोज्ड कम्युनिकेशन क्लाइमेट, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, तो बहुत जानकारी अधिक हो जाएगी तब भी इंफॉर्मेशन आपका दिक्कत करेगा। मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, यानी अगर जटिलता होगी तो दिक्कत हो सकती है। मैसेज कंपटीशन, देश प्रतियोगिता होगी, अगर ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, है ना, तो भी दिक्कत है। अनएथिकल, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, ये सारे इसमें हो जाएंगे। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इस कम्युनिकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, ये कम्युनिकेशन किस तरीके का है। इंटरपर्सनल क्या है, पारस्परिक संचार है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एक्सपीरियंस इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
ये क्या है? पारस्परिक संचार। देयर इज वेरियस मीडिया इन्वॉल्व टू एक्सप्रेस वंस आइडियाज, यानी ये क्या है? दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत को हम पारस्परिक संचार कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समूह हो सकता है, संगठन हो सकता है ना। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल, अंतर वैयक्तिक, है ना। किसी व्यक्ति का मूल कार्य स्वयं के साथ संचार करना। मतलब क्या है? जब आप किसी की प्रेजेंस में नहीं, यानी कोई भी नहीं है, आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अंतर मन से सवाल कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ आपके अंदर कोई बैठा हुआ है, उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका सोचना है, सोच के अंदर विश्लेषण करना है, चिंतन करना है ना, अपना मूल्यांकन करना है, रियलाइज करना है, उन चीजों को महसूस करना है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। यह व्यक्ति की भावनाओं के साथ अत्यधिक व्यवहार करता है, जो उसके साथ बैठे लोगों को कभी पता नहीं होता। जब भी आप इंटरनली अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अंतर मन से आप अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये बात आप किसी को रियलाइज नहीं करा सकते, और जरूरत भी नहीं है, वो भी बाधा बनेगा। तो इसलिए ये जो तरीका है ये इंट्रापर्सनल है, जिसमें आप स्वयं से बातचीत करते हैं। ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, स्वयं को समझने की क्षमता देता है। विचारों के प्रवाह को, जो दिमाग में बहुत सारी दिक्कतें हो रही होती हैं, वो प्रतिबंधित करता है ना। बीइंग अवेयर ऑफ ओन थॉट प्रोसेस, अपनी स्वयं के विचार प्रक्रिया से अवगत हो जाता है, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखता है ना। एबिलिटी टू एनालाइज द सिचुएशन, स्थिति का विश्लेषण करने की जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसको आपकी कैपेबिलिटी देता है। अंडरस्टैंडिंग द एंड मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने में है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बीइंग एबल टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, जो ओवर थिंकिंग है आपकी, उससे बचाने में सक्षम है। सेल्फ मोटिवेशन देता है, आत्मिक अंतर मन आपका आपको मोटिवेट करता है और धैर्य बनाए रखता है। दैट इज द मेन फैक्ट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो अंतर वैयक्तिक कम्युनिकेशन है वहां पे ये रोल प्ले करता है। इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, ठीक है, इंटरकल्चरल यानी अंतर संस्कृति का संचार, जब एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के लोगों से जब बातचीत करते हैं तो ये अंतर संस्कृति संचार के फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्योंकि टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा। और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बराबर बनते रहते हैं। हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन विद इन द क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन विद इन द क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न, है ना। जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए ये कम्युनिकेशन फॉलो किया जाता है ना। इसमें क्या होता है, ये दोनों फॉर्मेट में है, वर्बल में है, नॉन वर्बल में है। नॉन वर्बल में, यहाँ वर्बल में आपका रिटर्न हो जाएगा, है ना, ओरल हो जाएगा। वर्बल में, और ये दोनों फॉर्मेट का यूज करते हैं। क्लासरूम में हम बोर्ड का भी यूज करते हैं, हम डिस्कशन मेथड का भी यूज करते हैं, हम लेक्चर मेथड का भी यूज करते हैं। सारे कम्युनिकेशन के, क्लासरूम कम्युनिकेशन के पार्ट्स। इसमें क्या है, हम हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आपका टोन, जहाँ पे उतार चढ़ाव करते हैं आप बोलने में, वो सब रोल प्ले करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में क्या करेंगे, हम जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, जो भी हम चौक या मार्कर से लिख करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे मैसेजेस हैं, वो सारे। या फिर डिजिटलाइजेशन में हम अगर उन प्रोजेक्टर का यूज करते हैं तो वो भी ये कम्युनिकेशन के, रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में होता है। अकॉर्डिंग टू पोल एंड चैन, है ना, वो क्या कहते हैं, फॉर्मुलेटिंग मैसेज, मैसेज एनकोडिंग, मैसेज ट्रांसमिशन, एनकोडिंग एंड इंटरप्रेशन एंड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, है ना। तो ये भी संचार की प्रक्रिया को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम यूजिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं ये, क्योंकि हम जो नई शिक्षा नीति है, जो या हम जो नया ट्रेंड है, उसको अगर देखें तो हम ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करते हैं,
बिल्कुल, आपने देखा होगा एक सामने व्हाइट कलर का बोर्ड होता है और ऊपर एक इस तरीके से लटका कर एक प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। इसमें आपका जो मेमोरी कार्ड है या जो डिवाइस है लगा करके यहाँ से स्प्रेड करते हैं एक लाइट, है ना, और वो क्या करती है, स्क्रीन पे पड़ती है और वहां से आपको विजुअल्स दिखते हैं। ऑडियो वीडियो रिसोर्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो रिसोर्स का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा प्रवचन की बात करेंगे। द टर्म क्लासरूम डिस्कोर्स रेफर्स टू लैंग्वेज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन क्लासरूम। जो लेक्चर मेथड है हम उसकी ही बात करेंगे। यहाँ पे उस भाषा में ही कम्युनिकेट किया जाता है जिससे स्टूडेंट अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने में सक्षम हो, है ना। बातचीत का ये वो माध्यम है जिसके माध्यम से अधिकांश शिक्षण होता है, इसलिए कक्षा प्रवचन अध्ययन आमने सामने कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो है ये प्रोसेस मोस्टली क्लासरूम में यूज होती है, जिसमें टीचर खड़े होकर के बच्चों से बातचीत करता है, उनसे उनकी डाउट्स क्लियर करता है। टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, उसके हम टाइप्स देख लेते हैं। कोलैबोरेटिंग लर्निंग इंटरेक्शन, सहयोगात्मक सीखने की बातचीत। इसमें क्या होता है, सहयोगात्मक सिखाने के लिए सहयोग के भाव से एक दूसरे को सिखाने का प्रयोग किया जाता है, यानी एक ग्रुप तरीके बना करके उसके बाद में उनके बीच में इंटरेक्शन कराना। डिस्कशन एंड डिबेट, आपने देखा होगा एक गोल टेबल में, है ना, मोस्टली एक गोल टेबल में सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से बैठा दिया जाता है ना, और आपस में डिस्कशन के लिए उनको प्रेरित किया जाता है कि किसी भी एक टॉपिक को लेकर के ऑब्जर्वर वहां होता है, कोई बैरियर कोई नहीं होता। एक टॉपिक पे वो आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, झगड़ते हैं, मतलब बातचीत के माध्यम से और अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्कशन एंड डिबेट इंटरेक्शन। इंटरेक्टिव सेक्शन, इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्टिव यानी आपस में अपने मन की बातें साझा करना। कन्वर्सेशन विद लर्नर्स इंटरेक्शन, सीखने वाले लोगों के साथ में, शिक्षार्थियों के साथ में बातचीत करके उनकी मन की बातें जान करके उनको सुझाव दे करके। लाउड रीडिंग इंटरेक्शन, तेज तेज पढ़ करके, जो छोटे क्लासेस हैं, है ना, वहां पे क्या करते हैं, हम चैप्टर को रिसाइट कराते हैं, याद कराते हैं, यानी बोल बोल करके तेज तेज। एक बच्चा खड़े होकर के वो सारी चीजें बोलता है, बाकी सारे सुनते हैं। स्टोरी टेलिंग, हम कहानी के माध्यम से कोई एक भूमिका बना करके हम टॉपिक समझा सकते हैं। रोल प्ले, जहां पे हम उनसे एक्ट कराते हैं, है ना। सॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन, इस तरीके के इंटरेक्शन जो है आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन में, क्लासरूम इंटरेक्शन में काम करते हैं। मास मीडिया एंड सोसाइटी, यहाँ पे हम देखेंगे मास मीडिया हेयर मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू अ नंबर ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मोड सच एज प्रिंट, है ना, जो हमें न्यूज़पेपर मिलता है या हमें पत्रिकाएं, ऑडियो, ऑडियो विजुअल, है ना, जो हमें ऑडियोज मिलते हैं या विजुअल या वीडियोज मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ जर्नल, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो जर्नल हैं, जो शोध पत्र हैं, उनके माध्यम से, है ना। इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स, सोशल एक्टिविटीज, ये सारे क्या है, मास मीडिया के फॉर्मेट है, जिसमें हमें वीडियो मिल जाते हैं, हमारा न्यूज़पेपर तो हमें मिलता ही है, वो प्रिंट मीडिया हो गया, जर्नल्स या पत्रिकाएं, शोध पत्र, इनके माध्यम से हम हमें मिल जाता है जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इट इज मीन्ड बाय विच ऑलमोस्ट ऑल करेंट ह्यूमन अफेयर्स आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड एंड डिसेमिनेटेड फॉर द कंजप्शन ऑफ एनी कॉमन पर्सन। ये जो माध्यम है मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये क्या है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लगभग सभी समसामयिक मानव, समसामयिक मतलब जो उस समय हो रही घटनाएं हैं, मामलों को एकत्र करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं और किसी आम व्यक्ति के लिए उसको प्रसारित किया जाता है। यानी अगर इंडिया के लोगों के पास, है ना, किसी भी क्षेत्र, किसी गांव के लोगों के पास जो ब्रिटेन में हो रही मीटिंग है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो क्या करेंगे, पहले ब्रिटेन से हम वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको हम एक अच्छी भाषा, अच्छा फॉर्मेट दे करके उसको सेव करेंगे और यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करेंगे, फिर वो चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट हो, न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, है ना, या किसी भी पत्रिका के माध्यम से। तो ये क्या है, ये मास मीडिया कम्युनिकेशन सोसाइटी है जो समसामयिक मुद्दों के बारे में, को समसामयिक मुद्दों को सोसाइटी, समाज से जोड़ने का
या उनसे अवगत कराने का प्रयास करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मास मीडिया देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया, पारंपरिक मीडिया जो इस समय ट्रेडिशन में है। प्रिंट मीडिया, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया प्रिंट मीडिया में क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें हो जाएगा, हाँ, जिस तरीके से हम इस समय यूट्यूब, है ना, फेसबुक, इंस्टा, है ना, न्यूज चैनल्स, ये सारे जो यूज कर रहे हैं, ये क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही फॉर्मेट है। यहाँ हमें सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाती है। न्यू मीडिया, नया मीडिया, इस तरीके का, ये सब ट्रेंडिंग है, ये सब नए हैं। और प्रिंट मीडिया में तो हमारे पास पुस्तकें हैं, जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, है ना, और न्यूज़पेपर हैं। तो ये सारे हमें मिल जाएंगे। अब हम फंक्शंस ऑफ मास मीडिया के बारे में बात करते हैं कि इसके कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, सूचनाएं देते हैं और शिक्षा देने का काम। हमारे एग्जाम्स में करंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो समसामयिक मुद्दों के साथ में जुड़े रहना होता है ताकि हम वो इंफॉर्मेशन का यूज कर सकें और जो हो रहा है उससे हम रूबरू हो सकें। सोशलाइजेशन, ये समाजीकरण, यानी कोई भी जैसे तुर्क में भूकंप आया, है ना, तो उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी हो रही है, हमें उससे बचने के उपाय पहले से ही इकट्ठा करने हैं, समाजीकरण बन रहा है। यानी समाज जो है इसमें एक एक व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है, वो इंटरेक्शन हो रहा है। एंटरटेनमेंट, हमें बहुत सारी चीजें जो मनोरंजन की हैं वो भी हमें प्राप्त हो रही हैं। राजनीतिक जागरूकता, है ना, जो सरकारें हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पॉलिसीज, है ना, वो क्या क्या करने जा रही है, वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। सांस्कृतिक जो तथ्य हैं, कल्चरल जो ट्रांसमिशन है वो भी मिल जाता है। और विकास के लिए हमें नई नई तकनीकें, नए नए विकास जो सुझाव हैं वो। ट्रेडिशनल मीडिया की बात करते हैं। मीडिया आर द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल अदर मीडिया आर कनेक्टेड, यानी पारंपरिक जो पुरानी मीडिया है जो लोक कला के रूप में हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, समाज और लोक कला के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें हम केरल के हमारे सांस्कृतिक संदेश व्यक्त करने के लिए थेयम, पद्यामी, उपमा, मार्गन काली, इस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, इस तरीके के मैसेजेस का फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। तो कल्चरल क्या है, जो ट्रेडिशनल क्या है, जो हमारी परंपराओं में चलता है, जो लोक साहित्य के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंट मीडिया क्या है, इसमें तो आपका समाचार पत्र, मैगजीन और बुक्स ये सारे आ जाएंगे जो प्रिंट फॉर्मेट में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो सिनेमा है ना, सिनेमा जो है 1895 में आया, है ना, 1920 शिकागो, न्यूयॉर्क और 1920 तक वहां तक पहुंच गया, है ना। भारत में भी इसको महत्वपूर्ण योगदान है। जो टेलीविजन है, यानी जो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, उसके माध्यम से ब्रॉडकास्ट करके हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास में है न्यू एवेन्यूज फॉर मास कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स, इसमें ईमेल हो जाएगा, ई मीडिया में वेबसाइट हो जाएंगी, पॉडकास्ट हो जाएंगे, ई बुक हो जाएगा, ब्लॉगिंग हो जाएगी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, इंटरनेट रेडियो और बहुत सारी चीजें हमें जो टेलीविजन से संबंधित हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगी, जिनका हम इंटरनेट के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, न्यू मीडिया की बात करते हैं। न्यू मीडिया जो है हमारे पास यही सारे जो रास्ते हैं, ईमेल, वेबसाइट, पॉडकास्ट, ई बुक, ब्लॉगिंग, ये भी हमारे एक न्यू मीडिया के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो ये जो जितना भी हमारे पास में इस समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, है ना, वो सारे न्यू मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। ठीक है, उनसे भी हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और जो करंट के मुद्दे हैं, करंट के यानी समसामयिक जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट मैंने यहाँ से कर दिया है। तो अगर आपको नए बैचेस ज्वाइन करने हैं तो यूपीएचसीएससी, एसआईआर, यूजीसी नेट, जेआरएफ के कम्युनिकेशन वाले इस पार्ट को हम यहाँ से उपलब्ध कराते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें।